नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पश्चिम बंगाल और असम में राजनीति अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है। जैसे जैसे अगले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बड़े नेताओं का चुनावी दौरा भी बढ़ता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज गुवाहाटी में चुनावी सभा की और केंद्र सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए। दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने असम में बीजेपी की जीत का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में तो चुनावी घमासान हर तरफ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के दौर से पूरा प्रदेश गुजर रहा है और दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में चुनावी तापमान अब बढ़ने लगा है। चुनावी प्रचार का दौर केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज होने लगा है। हम इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। असम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र की नीतियों को बताया नाकाम। गुलाम नबी आजाद ने गिनाई यूपीए की उपलब्धियां। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की बदहाली के लिए सत्ताधारी पार्टियों को ठहराया जिम्मेदार। घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम का भरोसा। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा, सीमित राजस्व स्रोत विकास के लिए बड़ी चुनौती। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का दावा। और लोकतंत्र 2016 की शुरुआत असम से। असम के सियासी रण में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में एक रैली की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की नीतियों का नाम बदलकर उन्हें अपनी बता रही है। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एनडीए की नीतियों के नाकाम होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। आर्थिक मोर्चे पर पिछले 2 सालों में खेती बाड़ी में मंदी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे बड़े पैमाने पर भारत के किसान दुर्गति का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में रोजगार वृद्धि का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने असम के बिलासीपाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज पर जमकर सवाल उठाए। आजाद ने कहा कि असम के विकास के लिए यूपीए सरकार ने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे छीनकर राज्य के विकास को बाधित किया है। इससे पहले मंगलवार को गुवाहाटी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीए की मनरेगा नीति की जमकर तारीफ की। पूरी कंट्री में हर आदमी को अपने गांव में काम हो, अपने ब्लॉक के अंदर काम हो, उसके लिए मनरेगा एग्जिस्टेंस में आया। और जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी, उस वक्त 13 करोड़ लोगों को एक वक्त में जॉब मिलता था। 13 करोड़ फैमिलीज में से एक आदमी को। और असम में दूसरे दौर के प्रचार की कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 4 रैलियां की। बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर उन्होंने सूबे की गोगोई सरकार को घेरा, तो वहीं असम में बदलाव की लहर का दावा भी किया। अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। कुछ ऐसे चुटीले अंदाज में बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में गरीबी का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। गरीबी में आज आसाम 16वें नंबर पर है। इतना गरीब राज्य बन गया है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं है। गुवाहाटी में गडकरी प्रेस से भी मुखातिब हुए। उन्होंने असम में बदलाव की लहर का दावा किया। असम में भ्रष्टाचार, कार्यक्षमता, नॉन गवर्नेंस और लोगों की 15 साल की अपेक्षा को पूरी तरह से कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया, उसके प्रति एक तीव्र रिएक्शन असम की जनता में है। और इसके कारण ये जो वोट है वो परिवर्तन के लिए है। नितिन गडकरी ने नलबाड़ी, धुबरी में भी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी खिंचाई।
असम में दूसरे और आखिरी दौर के लिए शनिवार शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रामा महिलारी ने इलाकों में रोजाना 5-6 चुनावी सभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। चिरांग जिले में महिलारी ने बोडो अस्मिता से जुड़े कई सवाल उठाए। उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस की जमकर आलोचना की और कहा कि इस बार असम में जनता परिवर्तन के मूड में है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद और बीजेपी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। নিৰ্বাচন ফাৰ্ষ্ট ফেজ হৈ গ'ল। ইয়াত আমি তিনিটা মিত্ৰ জোঁট হিচাপে এজিপি, বিজেপি আৰু বিপিএফ হিচাপে আমি 40টা ছিট পাব, কমেও 40টা, বেছিও হ'ব পাৰে। আৰু আমি এই ছেকেণ্ড ফেজতো আমি 40টা ছিটত কম নহয়, 40টাত কম নাপায় আৰু কি 40টাতো পাব। আমি চৰকাৰ গঠন কৰাটো 100% এজিপি, বিজেপি আৰু বিপিএফ পাছ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी मिदनापुर में आज चुनावी सभा की। उन्होंने वाम दलों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की अगुवाई में पश्चिम बंगाल बदहाल हो गया है और इसे तरक्की की राह पर लाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उन्होंने फिर से उठाया। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल में काफी उम्मीदें हैं। आपके हक पर वो अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमको पश्चिमी बंगाल में एक अपनी सरकार चाहिए जो कि हमारा सहयोग कर सके। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल से लगी हुई सीमा को हम पूरी तरह से सील करेंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी यहां पर पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। नारदा स्टिंग केस का मामला पश्चिम बंगाल में थमता नजर नहीं आ रहा है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्टिंग में शामिल सभी नेताओं की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार की अगुवाई में आज पार्टी का एक शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिला और आयोग को स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सौंपी। पश्चिम बंगाल में हर सीट पर लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। ऐसे में सभी बड़े चेहरे उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। बीरभूम जिले की हंसन सीट पर कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने चुनाव प्रचार किया। यहां से कांग्रेस की तरफ से मिल्टन राशिद चुनाव लड़ रहे हैं। 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले अभिजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रैली कर रहे हैं। हंसन में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की तीखी आलोचना की। अभिजीत मुखर्जी ने नारदा स्टिंग को लेकर सवाल भी उठाए। খুবই খারাপ বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে আমরা খুব গর্ব করতাম, এটা এসব হয় না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সারদা কাণ্ড থেকে আমাদের মাথা নিচের দিকে ঝুঁকেই যাচ্ছে, একটার পর একটা এরকম কাণ্ড আসছে। এখন নানা রকমভাবে ব্যাপার থাকে, নানা রকম থাকে। এখন তদন্ত যদি হয় দেখা যাবে যে আসল কারণ কি, আসল কি হয়েছে, কে কি দোষী। তো আমরা তো তদন্ত এটা দাবি করছি। আমাদের একজন সিনিয়র লিডার গেছেন অলরেডি কোর্টে, আব্দুল মান্নান সাহেব। और इधर सीपीएम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके बयान के लिए पलटवार किया है। सीपीएम के प्रांतीय महासचिव सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस वाम गठबंधन से डरी हुई है। सीपीएम ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों की भावनाएं देखकर चिंता में पड़ने लगी है। सूर्यकांत मिश्रा ने यह आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की पश्चिम बंगाल में मिलीभगत है। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस वाम गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह गठबंधन सैद्धांतिक तौर पर गलत है। उन्होंने वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन पर अवसरवादी होने का भी आरोप लगाया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पुदुचेरी की। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जनसंख्या के लिहाज से काफी छोटा प्रदेश है, लेकिन ये 4 भौगोलिक भागों में बटा हुआ है। लिहाजा यहाँ के लोगों को काफी प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ की सरकार हमेशा ज्यादा शक्तियों की मांग करती रही है।
अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर पुडुचेरी की भौगोलिक संरचना दिलचस्प है। दरअसल ये केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ है। देश के नक्शे पर तमिलनाडु के पूरब में राज्य के सिर्फ 2 इलाके हैं, पहला पुडुचेरी और दूसरा कराईकल, जबकि बाकी 2 अहम इलाके अलग अलग राज्यों में हैं। इनमें से एक है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व में समुद्री सीमा से लगा हुआ है, जबकि माहे पश्चिमी तट पर केरल के समुद्री इलाके में पड़ता है। इस तरह पुडुचेरी असल में 3 राज्यों में बिना भौगोलिक जुड़ाव के बिखरा हुआ राज्य है। इस भौगोलिक जटिलता का असर कई बार यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर भी पड़ता है। स्थानीय लोगों में रोजगार की किल्लत है। From Andhra and Kerala, lot of people's coming to Pondicherry. This is the biggest problem in Pondicherry, migration problem. More than 2 lakhs migrations Pondicherry now we are having the migration problem. It is automatically it will coming unemployment problem also. केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण राज्य के पास राजस्व जुटाने के ज्यादा स्रोत नहीं है। बंद होते उद्योग धंधों के चलते बचे खुचे उद्योगों पर राजस्व का भार बढ़ गया है। Obviously, what happens? The government, runs behind you to collect the taxes. Today, let's say the commercial tax department is collecting taxes in advance, which was something unheard of. But where the businessman doesn't have that type of a business to pay that tax. So until and unless the business climate is rebuilt, it will be difficult for Pondicherry to survive as it is. पुडुचेरी में हाल ही में पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ा है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बुनियादी ढांचे और साफ सफाई की कमी से पर्यटन पर असर पड़ा है। Pondicherry needs better infrastructure and better development so that you can attract the business community here, and this only will in the long run help the government. पुडुचेरी की सियासत बाकी राज्यों से अलग है। छोटे छोटे विधानसभा सीटों के चलते ज्यादातर नेताओं को लोग व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, इसलिए सियासी दल अपने उम्मीदवार चुनने में इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उनके स्थानीय लोगों के बीच कितनी पैठ है। पुरानी फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा होने के कारण पौंडीचेरी का एक खास आकर्षण है, जिसके कारण देश और विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से माइग्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, क्या पौंडीचेरी अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रख पाएगा? राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ पुडुचेरी से अखिलेश सुमन। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी का मानना है कि राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा आर्थिक मदद देनी चाहिए। उनसे राज्य के तमाम मसलों पर बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। पौंडीचेरी एक छोटा लेकिन खूबसूरत राज्य है और एन रंगास्वामी पौंडीचेरी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या है इस छोटे राज्य की समस्याएं और क्या है चुनौतियां। Our state, small UT, actually. Now we are going to implement so many schemes for our education as well as health, particularly giving very good education to our student, as well as we want to develop our Pondicherry, one of the model city like model city. But still many people are coming from different states. Why they come to Pondicherry? This is one of the best place for stay in Pondicherry, living peacefully. Becoming a union territory, what do you think that center should do more for Pondicherry? As a UT, what we are expecting from our government of India, that is a fund for the development of our Pondicherry UT, because this is a very small place. Revenue sources is very limited one. So we need money for the development of our state. The government of India funds 7%, but our UT revenue only 30%. Now
that is reverse this. Our own sources is more than 70. That the government of for only 30. So now we are expecting more money from the government of India for implement all these schemes. तो पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को पौंडीचेरी के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए ताकि पौंडीचेरी की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को वे पूरा कर सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ पुडुचेरी से अखिलेश सुमन। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं, वो पुदुचेरी में हैं। अखिलेश, आपने जो मुख्यमंत्री एन रंगासामी से बातचीत की, उन्होंने प्राथमिकताएं तो बताई सरकार की और चुनौतियां भी बताई, लेकिन अपनी पार्टी की चुनौतियां बताई हैं सियासी लहजे से। क्या इस बार वो एक नया इतिहास रचेंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, और किस तरह की चुनौतियां वो बता रहे हैं अपने सामने? देखिए दीपक, सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने है वो ये है, वो बता नहीं है, कोई अपनी चुनौतियों को बताता नहीं है। और मुख्यमंत्री जो कि पार्टी को पूरी तरह लीड कर रहा है, वो अपनी पार्टी के प्रमुख भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। जो सबसे प्रमुख बात जो हमको जनता से बात करके लग रही है वो ये है कि करीब करीब 3 टर्म वो चुनाव मुख्यमंत्री रहे हैं और पौंडीचेरी एक तरीके का पुराना फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा रहा है, फ्रेंच कॉलोनी ही रहा है दरअसल, और यहाँ की एक खास तरह की संस्कृति रही है। उस संस्कृति को मेंटेन करने में लोग कहते हैं कि ये सफल नहीं रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक क्षोभ है कि जिस तरह की साज सज्जा, जिस तरह की व्यवस्था पौंडीचेरी में होनी चाहिए वो पौंडीचेरी में नहीं है। इन्होंने पिछले चुनाव में जनता से काफी वादे किए थे, जनता को लग रहा है कि वो वादे पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जो सामने अल्टरनेटिव है कांग्रेस का और डीएमके का, तो इस मामले में वे अंतिम समय तक ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव है उस अल्टरनेटिव के पक्ष में हम जाएं या रंगास्वामी को ही रखें, क्योंकि रंगास्वामी की एक खासियत है कि ये बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही एक्सेसिबल हैं, लोग इनके यहाँ जा सकते हैं। तो एक तरीके से कहें कि यह इनको बार बार विजय दिलाता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट हुआ है जिस स्टेट में, जिसके बारे में अगर रंगास्वामी अगली बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको सचेत होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। चुनाव आयोग की एक टीम आज से तमिलनाडु और पुदुचेरी के 3 दिन के दौरे पर है। इस दौरे में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई वाली टीम में चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओम प्रकाश रावत भी शामिल हैं। चुनाव आयोग की ये टीम 6 और 7 अप्रैल को पुदुचेरी में सुरक्षा का जायजा लेगी, जबकि 8 अप्रैल को वो चेन्नई का रुख करेगी। इस दौरे में चुनाव आयोग की ये टीम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, राज्यों के मुख्य सचिवों से भी मुलाकात करेगी। इसके साथ साथ खर्चों पर भी चुनाव आयोग की नज़र रहेगी। ये दूसरी दफ़ा है कि चुनावी तैयारियों की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की एक टीम पुदुचेरी और तमिलनाडु का रुख कर रही है। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इस मुहिम का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना। ये मिशन है 100% वोटिंग का। मतदान अपील की तख्तियों के साथ मोटरसाइकिल सवारों की ये टोली चेन्नई के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। साथ ही मतदाताओं को मतदान से जुड़ी जानकारियां भी दी जा रही है। The focus is on 100% enrollment, 100% ethical voting and 100% voting on the day of polling. Special efforts are being made to identify polling stations where there has been low turnout. राज्य के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव आयोग इसी तरह की अलग अलग मुहिम भी चला रहा है। सूबे की 234 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अब बात केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 16 मई को विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीति और पर्यटन के नजरिए से बेहद अहम इस जिले में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं तिरुवनंतपुरम में सियासत का क्या मिजाज है। ये है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम।
देवताओं की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को महात्मा गांधी ने कभी सदाबहार शहर कहा था। 1994 से 1995 के दौरान सबसे ज्यादा सोना आयात होने के कारण तिरुवनंतपुरम को स्वर्णिम द्वार कहा गया। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी होने के साथ साथ जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। राजधानी होने के कारण ये हर दल के लिए खासी अहमियत रखता है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ नेताओं का मानना है कि बीते 5 सालों में यहाँ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए। The first time in the history of Kerala, especially International Harbour Vizhinjam, and one more international airport in Kannur, smart city which provides 1 lakh youngsters for IT jobs, and also the metro first time in Cochin. जिले की 14 सीटों पर करीब 26 लाख मतदाता 16 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। जिले में फिलहाल 3 सीट एलडीएफ के पास है, जबकि 1 सीट पर जेडीएस का कब्जा है। बाकी सभी 10 विधानसभा सीटों पर यूडीएफ काबिज है। हालांकि सीपीएम की अगुवाई वाली एलडीएफ का दावा है कि इस बार जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। Here Koalibi are here now. Congress League and BJP Koalibi front are here. The people of Kerala, they have taken the decision against this Koalibi front. मौजूदा केरल विधानसभा में फिलहाल बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी को तिरुवनंतपुरम से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारे बीजेपी के उम्मीदवार ओ राजगोपाल इस बार इसी जिले से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Problem of water problem, shortage of drinking water, that is the main problem. The educated people here, because in education we are number 1, supposed to be number 1. So the problem is the unemployment of the educated. पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस शहर का नाम भगवान विष्णु के शेषनाग अनंत के नाम पर पड़ा। विष्णु यानी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारण देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद और कोवलम बीच के कारण भी ये पर्यटकों की पसंद है। यहाँ की जनता को इंतजार है कि आने वाले वक्त में जो विधायक उनके नुमाइंदे बनकर आएंगे वो किस तरीके से इस जिले से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ उठाएंगे और जनता के विकास में अपना योगदान देंगे। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा तिरुवनंतपुरम से। उनका रुख करते हैं। रविंद्र, 14 सीटों में पिछली बार तो दबदबा यूडीएफ का था, 14 में से 10 सीटें यूडीएफ के पास है, लेकिन इस बार क्या इन 10 सीटों को बचाना या इनसे ज्यादा सीटें हासिल करना चुनौती होगी यूडीएफ के लिए? जी देखिए, दोनों जो मुख्य विपक्षी दल हैं या दोनों जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर फिलहाल चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए तिरुवनंतपुरम बहुत अहम ज़िला है। और इनके अलावा जो तीसरा दल इस बार बन के उभर के आया है गठबंधन के साथ, बीजेपी जो है एनडीए, वो इस बार मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करना चाहता है। बीडीजेएस जो है उनके साथ एनडीए में अलायंस करके बीजेपी ने अपना भागीदार बनाया है। बीजेपी के 4 अहम जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो चारों तिरुवनंतपुरम जिले की मुख्तलिफ विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कृष्णदास हैं, वी मुरलीधरन हैं, ओ राजगोपाल हैं और के राजशेखरन हैं। इन चारों लोगों का यहाँ से चुनाव लड़ना बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पूर्ण रूप से ये शहरी मतदाता यहाँ पर हैं और लोकसभा चुनाव में केवल 10,000 मतों के अंतर से ये लोकसभा सीट बीजेपी हार गई थी कांग्रेस पार्टी से। अगर एलडीएफ और यूडीएफ की बात करें तो वक्त पे यहाँ का पासा दोनों के पक्ष में, एक दूसरे के पक्ष में बदलता रहता है। अगर इस बार एलडीएफ के पास, यूडीएफ के पास ज्यादा सीटें हैं तो पिछले 2011 के से पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एलडीएफ को यहाँ पर बहुमत हासिल हुआ था। अगर इस इलाके के मुद्दों की बात करें तो क्योंकि ये जो प्रदेश है ये सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पर जो
लैंगिक अनुपात है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर शिक्षा से ज्यादा शिक्षा की गुणवत्ता जो है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बेरोजगारी का बड़ा अहम मुद्दा है, पर्यटन के हिसाब से बेहद अहम है। और इन सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनीतिक तौर पर उभर कर आया है वो है लीकर पॉलिसी का, जो यहाँ पर शराबबंदी करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो यूडीएफ सत्तारूढ़ सरकार है उसने फेज वाइज जो आपको माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।